मैं शुरू करूँगी वहीं से, जो एक 4 पंक्तियाँ हैं। बिखरे नीड़, विहसे चीड़, आँसू है न मुस्काने, हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। तो ये पंक्तियाँ हैं अटल जी की। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि अटल जी के समय में आप सबसे पहले मिनिस्टर बने थे। जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ, बस मैं आपका पूरा हो तो मैं बोलूं, इसलिए कंटिन्यूटी में आप एक बार बोल लें, फिर जी। जो आदेश। नहीं, आपको ही बोलना है सर, मैं तो सिर्फ आपका परिचय सबसे करवा दूँ और आपको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैंने अटल जी की पंक्तियाँ इसलिए ली कि आज हमारे आस-पास जो माहौल है वो ऐसा ही है कि लोगों के घर उजड़ गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है, हम सब घर में तो हैं बट ना आँसू हैं, ना मुस्काने। वो कहते हैं अकेला गुनगुनाता हूँ, न मैं चुप हूँ, न गाता हूँ, वैसी ही परिस्थितियाँ हैं। सो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो मेरा ये सवाल होगा कि एक समय था जैसे अटल जी अपने अंतिम समय तक कविताएं करते रहते थे और उनका कवि उनके अंदर का जो था वो उस समय तक उनके साथ होता ही था। ऐसे ही नेहरू जी को हमेशा चिल्ड्रंस डे के लिए, बच्चों के प्यार के लिए याद किया जाता है। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो शिक्षक थे और शिक्षक ही रहे। लेकिन कुछ सालों में, कुछ दशकों में ऐसा हुआ है कि राजनीति इतनी कठिन हो गई है या कहें कि इतनी श्रूड हो गई है या हम कहें कि दुष्ट हो गई है शायद, कि व्यक्ति जब बहुत सालों तक नेता रहता है तो नेता ही रह जाता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, इनमें अपने लड़कपन का वो जो समय होता है, सेंस होता है, हम जब दुनिया जीत लेने के बड़े-बड़े ख्वाब देखते हैं, तो उस समय का क्या कुछ बाकी है? और यदि बाकी है तो क्या है? जी नमस्कार, आदाब। आप उन सब लोगों को बिलेटेड ईद की मुबारकबाद देता हूं। और मैं अपने बहुत से समर्थकों से कल भी अलग अलग जगह 2 जूम मीटिंग में जुड़ा था। एक तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से जुड़ा था और उससे पहले भी सुबह मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे और जो मेरे कुछ दोस्त थे जो बहुत दूर दूर थे, वो मेरे से ईद के दिन मिलना चाहते थे और नहीं मिल पाए, तो वो कल जूम के ईद मिलन तो हुआ लेकिन जूम पे हुआ। तो मैं आपसे कहूं कि कल मैं अपने लोगों से मिला था और मैंने बातचीत की थी और बड़ी तादाद में लोग ईद मिलन हुआ था, क्योंकि मेरे यहाँ 99 से हर बार ईद की बड़ी दावत होती थी। 5000 से ज्यादा लोग आते थे और सब लोग आते थे। एक आम आदमी भी आता था, खास आदमी भी आते थे और हर दल के लोग आते थे। लेकिन कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा हुआ जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन दिक्कतों की वजह से हम लोगों ने ये भी देखा कि कितनी दुश्वारी हुई है। और खतरा ये था कि ऐसे त्योहार जिस तरह होली दिवाली का त्योहार है, सब लोग मिलकर मनाते हैं, ईद में भी सब लोग गले मिलते हैं और ये त्योहार ही ऐसा था जो रमजान के 30 रोजे के बाद आता है। जब कोरोना वायरस का संकट हुआ तभी मैंने, जो पहला फ्राइडे हुआ था, तो मैंने घर पे नमाज पढ़ी और घर उसका एक वीडियो बनाकर भी एक न्यूज एजेंसी एएनआई ने हमसे कहा था कि ऐसे तो कई मुस्लिम धार्मिक नेता अपील करेंगे, लेकिन आप एक पार्टी के नेता हैं और आप अगर करेंगे तो ज्यादा संदेश ले जाएगा। तो मैंने भी वो अपील की थी। ये सही है कि जो हमारे विरोधी हैं उस पर बहुत कमेंट कर रहे थे और बीजेपी में जो लोग मुस्लिम काम करते हैं उनको लोग कहते हैं कि साहब मुस्लिम ही नहीं है। कांग्रेस में जो करते हैं उनको लोग बड़ा धार्मिक कट्टर मुस्लिम मान लेते हैं। लेकिन अच्छा, ये आपको नहीं रिलीजन, मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं। हमें मानते हैं, कुछ कांग्रेसी ये मान लेते हैं कि अगर कांग्रेस में जाओ तो वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हो गया। अच्छा, कांग्रेस में है तो समझिए कि उसको स्वर्ग मिलना तय है, यानी जन्नत मिलना तय है। और जो बीजेपी में गया उसके बारे में तरह तरह की बात करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों ने बहुत कुछ कमेंट भी किया
तो मैंने कल जब ईद हुई तब भी मैंने अपील की थी कि आपको घर पे ही ईद की नमाज अदा करनी है, और बड़ी तादाद में लोगों ने घर पे ईद की नमाज कल अदा की, और ईद के मुबारक मौके पर मैंने सबको बधाई भी दी। तो मैंने जूम के जरिए जोड़ा था, और आप जानते हैं कि देश में जो कोरोना वायरस का खतरा है वो बहुत बड़ा है। कई बार ये कमेंट आएगा, आज भी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस से आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा करती है, ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव है, जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं, और वो ट्विटर पे और फेसबुक के जरिए ही और स्टेटमेंट के जरिए काम कर रहे हैं। दिक्कत दुश्वारी ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका अभी 2 घंटा मेरी डिबेट होगी जी पर और आर भारत पर। ठीक आपके बाद मैं 6 बजे जी न्यूज पे लाइव हो जाऊंगा, तो उस पर मैं सियासी बात करूंगा। मैं यहाँ सियासत की बात कम करूंगा, लेकिन ये जो आपने मुझसे कहा था कि नेता की बात, मैं जिस प्रोफेशन में हूं ना, पब्लिक में नहीं, पब्लिक के अंदर मेरा बचपन से शौक है। मुझे नेता बनने पर कभी लोग कहते हैं ना राजनीति मत कीजिए, मैं राजनीति पर गर्व करता हूँ, तब मैं करता हूँ। कोई कहते हैं नेतागिरी मत कीजिए, मैं नेतागिरी पे गर्व करता हूँ, तब करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि कई टीवी डिबेट में आएंगे तो कई लोग कहेंगे अरे साहब इस पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मतलब होता है महात्मा गांधी की राजनीति, राजनीति का मतलब होता है अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति, राजनीति का मतलब है सरदार पटेल की राजनीति। ये सब जो आइडियल देश के हैं वो राजनीति में ही थे। और चाहे वीर शिवाजी महाराज हो, जब राजा भी था, चाहे वो राजतंत्र था, लेकिन उसमें भी राजनीति। तो सही रास्ता है। अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग आएंगे। अगर कार्बन ऑक्सीजन नहीं होगा तो तुरंत ही कार्बन आ जाता है। तो अच्छी बात है, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की बात हुई, जो आज राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, मैं उस बात से शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोरोना आपने लॉकडाउन फेल हो गया। अगर लॉकडाउन फेल हो गया होता तो पहले 3 दिन में लॉक संख्या डबल हो रही थी। अगर लॉकडाउन नहीं करते तो वो 3-3 दिन में संख्या डबल हो गया। अब 13 दिन का वक्फा हो गया है, यानी पीरियड हो गया है। तो लॉकडाउन के अंदर कुछ कमियां जो हम लोगों ने सोचा था उसकी जगह कई लोगों ने बहुत ब्रेक किया उसको। अपने देश में कई घटना ऐसी घट गई जिसके वजह से लॉकडाउन में दिक्कत आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले और अब में ये अंतर आ गया कि अब ये संख्या जो है वो 12 से 13 दिन में डबल हो रही है। और दुनिया के मुकाबले अगर हमने लॉकडाउन न किया होता तो हमारा देश इटली बन जाता, जर्मनी बन जाता, स्पेन बन जाता, इंग्लैंड बन जाता, यूके और ब्राजील बन जाता। आज भी अगर आबादी के तनासुब से देखेंगे, जैसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया का चाइना के बाद, उसके मुकाबले में हमने जनता के सहयोग से बहुत ज्यादा इसको हमने करने का काम किया है, इसको रोकने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि इस पर कोई इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कहना कि आपने लॉकडाउन लगाया फेल हो गया, पूरे दुनिया में इंडियन मॉडल की चर्चा हो रही है। इंडिया के डॉक्टर ने, कोरोना वॉरियर ने किस तरह से ये लड़ाई को लड़ा, और ये कह देना कि लॉकडाउन फेल हो गया, ये गलत उनकी तरफ से कहा गया है। अमेरिका, ब्राजील, इटली, ब्रिटेन को आप देखें उनकी क्या हालत हुई है। और मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरह आज 2 बात हुई, प्रवासी मजदूरों के बारे में चर्चा हुई, और प्रवासी मजदूर के बारे में ये सही है कि हम आप घर में रहते हैं तो घर में लोग परेशान हो जा रहे हैं, और जो मजदूर हैं जो 7-7 दिन 10-10 दिन और पूरा महीना महीना अपने एक कमरे में जिन्होंने वक्त गुजारा, उनको तो दिक्कत हुई। और इसलिए सरकार ने हमारे तय किया कि हम जो लोग मजदूर हैं उनकी पूरी चिंता करेंगे, और उनकी चिंता हमने की भी। इसलिए बाद में जब ट्रेन चलाने का निर्णय हुआ, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर अभी तक 3000 ट्रेन चलाई जा चुकी है, करीब 40 लाख से अधिक लोगों को पहुंचाया जा चुका है। और ये आप देख लें कि जहां हमारे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य हैं उन्होंने उनको पैसे भी दिए, बिहार ने उनके अकाउंट में भी हजार हजार डाला है। हम लोगों ने अभी ये साफ तौर पे कहा है कि ये तू मैं का समय नहीं है, ये समय है स्थिति को संभालने का। कोई भी अगर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के फैसले लिए, उस फैसले में इसको बहुत से अच्छे तरीके से इसको काम करने की जरूरत है। और हमारी सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी है उसमें भी जो मजदूर हैं उनको 5 महीने का, आप ये समझ जाइए 25 किलो अनाज
जो उनको 5 महीने का 5 किलो दाल वो हर 80 करोड़ ऐसे परिवार लोगों को हमने पहुंचाने का काम किया है। और हम लोगों ने जो अभी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 10 किलो अनाज और 2 किलो दाल मुफ्त में दिया है। हमारी सरकार ने जो जनधन खाता में 500 रुपए महीने के हिसाब से 1500 हमने जनधन खाता में डाला है और किसानों के अकाउंट में 2000 करके हमने 6000 के करीब रुपये उनके खाते में डालने के काम किया। हमने जी करीब 8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में पहुंचा दिया। 8 करोड़ संख्या बहुत बड़ी होती है, यूरोप के कई देशों से बहुत बड़ी है। हमने जी जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनके खाते में 1000 रुपए और उसके अलावा 50 लाख रेडी पटरे वाले को भी हमने उसके में भी पैसे डालने का काम किया। आज जो महाराष्ट्र पर मैं आता हूँ, जो कहा गया, राहुल जी ने अपने प्रेस में कहा कि महाराष्ट्र में हम सपोर्टिव गवर्नमेंट में है, यहाँ हम मेन रोल में नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कमी मान लिया ना कि वहां पे कमी है, मैं क्योंकि एक बात जिम्मेदारी नहीं कहती हूँ, राहुल जी को जवाब देने के लिए आपके पास लाइंड अप 3 ऑलरेडी टॉक शो हैं, जैसे आपने अभी बताया। मेरा एक सवाल जो शुरू का था वो थोड़ा सा अनआंसर्ड रह गया कि क्या वो इनोसेंस आज भी शाहनवाज भाई के अंदर है? अगर है तो वो क्या है? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मंच है, हम थोड़ी सी अलग सी बात करते हैं, एक इंसान के अंदर का जो है वो सबको पता जी चले जी। और कनेक्ट हो। देखिए, मैंने उसका एक जवाब दिया था कि जो राजनीति में लोग आते हैं ना, उनको लोग बड़ा चतुर, चालाक, बड़ा कनिंग, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में राय रहती है। जी हम लोग इसमें सोच समझ के आए। और पॉलिटिशियन जो है, जो राजनीति में लोग हैं, आप ये मान लीजिए कि वो बहुत आसान नहीं है। ये आग का दरिया बिल्कुल है, आसान डूब नहीं के है, जाना है। बिल्कुल और आसान नहीं है, बहुत इसमें टफ है। आंसर आपको आंसरेबल भी होना पड़ता है, जवाबदेह बिल्कुल होना पड़ता है। तो मेरे लिए तो अभी तो मैं राजनीतिक बना ही नहीं हूँ, आई एम इन प्रोसेस। मतलब मैं अभी अपने, ठीक है, मैं भारत सरकार में मंत्री हुआ, 30 साल की उम्र में हो गया, यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। अभी भी मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जिसमें इनोसेंस नहीं हो वो राजनीति में बहुत लंबे काल तक सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये बस पब्लिक है। यही तो हम सुनना चाह रहे थे कि वो इनोसेंस क्या आज तक बाकी है या आप पक्के नेता हो गए हैं? काश पक्के नेता हो जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह। नहीं काश पता, सर, हम आपको दुआ करते हैं कि आप उनके जैसे बने, क्योंकि उनमें तो मेरे वो, अंतिम दिन तक वो कविता और वो कलाकार मौजूद था। और यही ये जनता चाहती है कि इस देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इंसान बने रहें, कनेक्टेड बने रहें, और ऐसा लगता रहे, अटल जी के मुंह से जब कविता सुनते थे तो इस स्तर पे पहुंचने हुए नेता के बाद भी ऐसा लगता था कि अपने आसपास का कोई व्यक्ति अपने दिल की बात कह रहा है। तो वही हम जानना भी चाह रहे हैं और हम आपसे दुआ भी करते हैं, क्योंकि ईद अभी गई है, और आपके लिए भी दुआ करते हैं कि वो इनोसेंस आप कहीं भी पहुंचे तो वो बना रहे, संवेदनशीलता बनी रहे, क्योंकि इस देश को संवेदनशील लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कोविड-19 के साथ भी और कोविड-19 के बाद भी मुश्किलें हमारे साथ रहेंगी, हालांकि हम जीत जाएंगे, क्योंकि मुश्किलों से हमारा देश जीतता रहा है। जी जी जी। छोटा सा सवाल है कि अभी जो ये कोविड के दौरान कुछ ऐसे वाकये देखने में आए हमारे लोगों ने, जो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करी या कुछ और इस तरह की हरकतें की, तो उसके बाद जब इंक्वायरीज या कुछ लोगों से पता चला या कहीं पेपरों में आया, आपको भी वाकफियत होगी कि 2 दिन से 3 दिन से वहां कोई इस तरह के व्हाट्सएप चल रहे थे कि कोई आपको डॉक्टर बन के आएंगे और कोरोना का टीका लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो हमारे लोग हैं भोले भाले, या किसी के कहने में आ जाने वाले, या कहने के आके कुछ ऐसा कर देने वाले जो नुकसानदायक है, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं, हमें क्या मुहिम चलानी चाहिए? क्योंकि आप लोग कितना भी काम करें, मुझे लगता है कि जनता को भी बदलने की जरूरत है, और जितनी जिम्मेदारी आपकी है, समाज की और जनता की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो स्थितियां हैं, जो किसी के कहने में आके हमने किसी पे हमला कर दिया, डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी कर दी, तो इन चीजों से हम हमारे नागरिकों को कैसे दूर करेंगे? नहीं, ये सही है कि जब कई लोगों को इस तरह की गलतफहमियां बहुत सारी हमने देखी। जी शुरू में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि
देखिए, मरकज की एक घटना हुई थी और मरकज में बहुत से लोग बाहर से भी आए थे। साउथ ईस्ट एशिया की उनकी कहते हैं कॉन्फ्रेंस थी और बड़े तादाद में साउथ ईस्ट एशिया से लोग आए थे जहां कोरोना बहुत फैला हुआ था। उनका कहना था कि हम यहाँ फंस गए। हमारा कहना था कि जो लोग भी हैं, अगर वो उनको इलाज के लिए ले जाया गया, उसके बाद उनको सही बिहेव करना चाहिए था। हम भी ये मानते हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि किसी मजहब से किसी बीमारी को जोड़ना सही नहीं। लेकिन मैंने बाद में जब देखा कि कोई कोरोना के जो मरीज हैं उनको लिए जब डॉक्टर वहां पे जा रहे हैं तो उन पर पथराव हो रहा है, तो मैंने फिर खुद से पता किया कि भाई क्या बात है, क्यों इस तरह फरिश्तों पर पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं। तो पता लगा कि बहुत जगह ये दुष्प्रचार हुआ है, वो आ जाएंगे, आपको टीका लगा देंगे। आप जानते हैं जब पोलियो के वक्त में जो कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज में ये गलतफहमी पैदा की थी कि आप अगर उनके यहाँ जाएंगे तो ये आपको वो टीका लगा दिया जाएगा और आप नपुंसक हो जाएंगे, क्या क्या कहा गया था। इस बार भी ऐसा प्रचार किया गया कि अभी तक आप इनसे जांच न कराएं, आपको कोरोना फैला देंगे। तो वो गलतफहमी धीरे धीरे दूर हुई, समाज के सब लोगों ने उसको दूर किया है। समाज में कुछ लोग हैं, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और लेकिन आजकल जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हुआ है, तो जो विचारों की आजादी है वो ऐसी हो गई है कि लोग गाली भी लिखते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं। कोई खराब खराब वीडियो आएगा वो भी फॉरवर्ड करेंगे। आप जिस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों की तादाद बढ़ी और दुष्प्रचार करने वालों की भी तादाद बढ़ी है, हम सबको जो समाज में अच्छे लोग हैं उनको इसको मिलकर रोकने की जरूरत है, और बहुत से लोगों ने रोका है। जी। ये तो वो लोग हैं जो बहकाने में आ गए थे, लेकिन आपने जैसे कहा कुछ लोग हैं जो इस तरह की खुरापाते करते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं। तो ये ऐसा मामला है कि अगर कोई सामने से कोई बदतमीजी करे, मारपीट करे तो उसके लिए कानून है, लेकिन पीछे से ये जो विचारों को डालकर लोगों से कुछ उल्टा-सीधा करवाया जाता है, तो इसके लिए जो इस तरह के लोग हैं, उनके लिए हम क्या करें ताकि हम क्या ये खाली दिमाग शैतान का घर वाला काम है या कहीं से खुराफाती है ना कुछ उनके दिमाग में ऐसा चलता है जो सही नहीं है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं सारे किए धरे पे पानी कर देते हैं। तो इन लोगों नहीं के ये लिए आप क्या सोचते हैं? नहीं ये सही है कि जितने अच्छे काम हैं, गलतफहमी और अफवाह से वो कामों का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे लोगों को जरूर अब तो वो चेक किए जा रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक व्यक्ति है और 20 अकाउंट बना लिया है, और एक अकाउंट से गाली देता है, एक अकाउंट से अपने पक्ष में लिखता है, दूसरे अकाउंट से कुछ और करता है। ऐसे लोगों की पहचान की जरूरत है, और फिर भी समाज में ऐसे लोग बहुत चंद होंगे। देश बहुत अच्छा है, जी। हमें गर्व है अपने देश पर कि लोग बहुत अच्छे हैं और चीजों को ठीक रखते हैं। और जल्दी समझ भी जाते हैं, जब वो गलती करते जी हैं जी। तो समझ भी जाते हैं। अगला मेरा सवाल है, हमारे पास बहुत सारे सवाल लोगों ने भेजे हैं। एक सवाल जी ये जी है आप। कि जो जिस तरह का माहौल अभी है कि अगर हम ये बात कहें कि आपका जो भी धर्म हो वो आपके देहरी के अंदर हो और जो देहरी के बाहर सड़क पे है वो देश का कानून हो, अगर इस भावना को हम फैला पाए और इस भावना को समाज में ला पाए तो क्या आसानी होगी? ये भावना को हम लोग ला ही रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कई बार जो बुरी बातें हैं उसका चर्चे को इग्नोर कर देना चाहिए। जी। लोग आएंगे समाज में, मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कार्बन आएगा। ऐसे जो कार्बन मेंटेलिटी के लोग हैं उनको जगह छोड़ना चाहिए। हम आप मकसद के लिए काम करते हैं, मकसद एक है, अपने देश को आगे ले जाना, अपने देश को विश्व गुरु बनाना, अपने देश को बहुत अच्छे स्थान पे जाना। हमारा देश अभी कोरोना से जहाँ संकट को झेल रहा है, वहाँ ये भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आत्मनिर्भर बने, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी भारत के सामने जुड़ने वाली है। हम सबको उससे जुड़ने की जरूरत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बचेगी। है। नहीं, ये सही कहा कि ऑक्सीजन की जो तादाद है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हर कर ले अंधकार का, अंधकार पर
जो उजाले की जीत होती है। जी अंधेरा रहता है लेकिन अंधेरा को ये मालूम होता है कि सुबह टिकाऊ नहीं है। जी, तो अगर इस मुहिम को हमारा ये जो मुहिम है देश की बात, ये शुरू करने का मकसद ये है कि आपस में हम इतने मजबूत हो जाएँ कि हमें कोई इस तरह की बातें जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो बीच में आने की ज़रूरत ही ना करें, हिम्मत ही ना करें और ऑक्सीजन की भरमार हो जाए और हम भरपूर साँसें ले पाएँ। तो क्या अगर ऐसे कोई, क्योंकि जैसे आपकी लीडरशिप करती है, वैसा जनता फ़ॉलो करती है। तो यदि लीडरशिप से ये बात चलना शुरू हो कि धर्म आपका आपके सराखों पर, धर्म हमारा हमारे सराखों पर, लेकिन अपने दरवाजे के बाहर इस देश का कानून सबके सिराखों पर, थोड़ा सा अगर इस बात को लेके मजबूत हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, कानूनन थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि हम इससे जीत जाएंगे। नहीं, ये कोशिश की जाएगी। देखिए, सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी जी कि किसी भी व्यक्ति को एक समाज के एक व्यक्ति को पूरे धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं जिसकी वो समाज में जो द्वेष पैदा करते हैं, उनके बारे में जो बात कही थी वो पूरे देश ने सुनी थी। तो आप जैसे अच्छे लोग हैं, आपके इस पे जुड़े हुए लोग हैं, तो अच्छी बात का प्रचार करेंगे तो अच्छी बात ज़्यादा जाएगी। जी, तो जैसे अभी थोड़ा-सा मुश्किल समय है, तो मुश्किल समय में सभी लोग नए-नए रास्ते ढूँढते हैं और वो समय मजबूत क बड़ा बनने का होता है। तो जो युवा साथी इस समय सोच रहे होंगे कि हम भी देश में अपना योगदान दें, राजनीति में आएँ, लीडरशिप में आएँ और कुछ अच्छा करें अपने देश के लिए, तो ऐसे युवा साथियों को, क्योंकि हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति का देश है, तो आप ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे? राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्या सोच के आना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत का काम है, आसान तो नहीं है। नहीं, ये सही है कि राजनीति, हमारा देश आजाद हुआ था, जो सपने देखे थे हमने, वो सपने राजनीति भ्रष्टाचार युक्त हो तो लोग उससे उब जाते हैं, और राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त हो और सेवा के लिए हो तो इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। बिल्कुल, यानी देश को बदलने का सिर्फ फेसबुक पर एक भाषण देने से देश नहीं बदलेगा। बिल्कुल। देश बदलेगा सिस्टम के अंदर आने के। जो लोग सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे और बुरे लोग जो डाकू हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, अगर वही जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो आप वोट देते रहेंगे, क्योंकि अपने देश में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोटिंग होने लगती है वो बहुत देश का नुकसान करती है। सवाल जी, है अच्छे व्यक्ति के नाम पर। जब तक आप अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग तो काबिज ही रहेंगे। पहले जमाने में कैसी छवि होती थी, हमारे बिहार में देखते होंगे, बाहुबली चल रहा है, पीछे 20 राइफल ले रहा है, फिर वो जा रहा है कोई। आप जी। देखते थे कि पहले किस तरह की चर्चा हो जाती थी। अब वो चर्चा बंद हुई है, क्योंकि अच्छे लोग आएंगे, और अच्छे लोग आएंगे तो बुरे लोग खुद ब खुद हटेंगे। जब रोशनी आती है ना तो अंधेरा कैसे भागता आपने देखा है। जी, बस तो युवाओं को वो रोशनी दिखा दीजिए आपके शब्दों में कि उन्हें आना चाहिए, कैसे आना चाहिए और देखिए, क्या मेहनत है। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, एक तो कोविड-19 में नेतृत्व खुद ही उभरेगा। जो समाज के लिए कुछ करेगा उसको समाज में आदर मिलने वाला है। जो घर में खाना खा के सो जाएगा उसको भी फायदा होगा, थोड़ा वेट बढ़ेगा उसका बस। और जो कई मैं नेताओं को देखता हूँ वो इसी काम में लगे हुए हैं जी, कि घर में हैं तो सुबह से शाम तक वो खाने पीने में लगे हुए हैं। और कई नेताओं को देखता हूँ वो सुबह से शाम तक लोगों को खाना बांटने में लगे हुए हैं। तो समाज में जो अच्छा काम करेंगे जरूर समाज उनको सम्मान देगा। और आप ये भी देख लें कि राजनीति में अच्छे लोगों को मैं कहता हूँ, निमंत्रित करता हूँ कि आप आइए। आप अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग आएंगे। समाज में आज बहुत से लोग मिलेंगे जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन किसी भी सांसद विधायक से ज्यादा वो समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी सेवा के बारे में पूरे इलाके में चर्चा होती है। आज बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, बहुत से लोग हैं वो समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। दो चार कहानियां होंगी, एक दो कहानी टेलीविजन पे आ जाती है, उसने उसको थप्पड़ मारा,
सब्जी वाले से उसकी जात पूछ लिया, धर्म पूछ लिया, ऐसा एक दो कहानियां होंगी। लेकिन समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं जिनकी बहुत चर्चा है, वो बहुत अच्छा काम समाज में कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम लोगों को इनको देखना चाहिए कि मैं तो देखिए बहुत कम उम्र में राजनीति में आया हूँ। मैंने देखा है, मैंने 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। मैं जाकर जमीन पर देख कर आया हूँ, दुख और दर्द क्या होता है इसको खुद देख कर आया हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, जो युवा है, मैं उनसे कभी नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, राजनीति में आ जाएं। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं पहले आप अपने आप में सक्षम होइए, यानी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, और फिर राजनीति में कदम रखिए और राजनीति में आइए, राजनीति में सेवा कीजिए। सेवा का सबसे अच्छा माध्यम सामाजिक कार्य, पहले तो सोशल वर्कर ही कहे जाते हैं। अब सोशल वर्कर हम लोग जब कहीं भी जाते हैं बाहर तो लिखते हैं कि लिखिए आप क्या करते हैं। तो जब सोशल वर्कर लिखते हैं इंडिया में, आपको जो राजनीति में आ जाते हैं उसको लोग सोशल वर्कर नहीं कहते, वो तो सामाजिक वर्कर सबसे बड़े तो वही है, उनको चिंता करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल ये सर, कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, क्या मैं उनके सवाल ले लूं अगर आपका ले लें, जो भी तो? सवाल मैसेज बॉक्स में सवाल डाल दें और आप ले लें, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको पहले ले लें। जी, ये एक सवाल है कि हिंदुस्तान में कुछ मीडिया ऐसा है जो धार्मिक आधार पर लोगों के बीच समन्वय फैलाने की जगह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उस पर क्या सरकार को अंकुश नहीं लगाना चाहिए? और ऐसे विपदा के समय में सरकार का क्या आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं भी कई न्यूज चैनल पर जाता हूँ और कई बार ऐसी बात सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी नहीं कहती कि वो इस बात के बारे में, कभी ये बात हम शुरू से कहते हैं कि हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं। हमारा मूल मंत्र एकात्म मानव दर्शन है, यानी समाज के अंतिम पादान पर खड़े हुए व्यक्ति की हमको चिंता करनी है। हमारा पैमाना भारतीय जनता पार्टी का तो एक है, जो मुल्क से मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करें। पर भाई भारतीय जनता पार्टी तो अभी सरकार भी है ना, तो सरकार जी जो वही जी मनीषा जी, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन टेलीविजन पर कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी का जो प्रवक्ता होता है वो भी शर्मा जाता है। कई बार सवाल पूछने वाले भी ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि वो हमारा समर्थन कर रहे हैं या हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कहे हमारे समर्थक जाते हैं, तो समाज में द्वेष फैलाने का अधिकार न नेता को है, न मीडिया को है, न किसी भी समाज के पक्ष को नहीं। और लोकतंत्र के तो चौथे खंबे के तौर पर मीडिया का स्थान है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी दायित्व को निभाना चाहिए। कुछ भी ऐसी बात नहीं हो जो समाज को बुरी लगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो तरह तरह की एजेंडा के साथ चलते हैं। हमें ये एजेंडा की पॉलिटिक्स को और इस तरह की जो सियासत है उसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। समाज में सच बोलना चाहिए, लेकिन किसी से मुतासिर होकर कोई सच बोल रहा है तो ये भी सही नहीं। जी, सच बोलना चाहिए, पर अपने मन को जो सच लगे वो बोलना चाहिए। हाँ, जो सच्चाई हो बोलना चाहिए। सत्य पराजित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते, जीत जो है वो सच्चाई की होती है। तो सच ये उम्मीद करता है कि सरकारें सच को सपोर्ट करें और जो गलत है उनको पनिश करें। तो ज्यादा तो हम लोग भी पनिश होते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे कोविड-19 के मुद्दे पर सबसे ज्यादा पनिश किसको लोग करते हैं? जो हुकूमत में होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह के सवाल आते हैं, हम भी ये कहते हैं कि आखिर अभी मुंबई में, मनीषा जी आपके यहाँ, आप देखिए मुंबई में क्या हालत है। धारावी स्टेशन पे किस तरह भीड़ जमा हो गई। किसी ने गलतफहमी पैदा की होगी ना। अब जब ट्रेन चल रही है तो व्यवस्थित करना काम है। वहाँ जो राज्य सरकार है उसको लोगों को जमा करना है, बस में बैठाना है, स्टेशन पहुंचना है और उनको गाड़ी में बैठाना है, यही तो काम है। लेकिन इतनी भीड़ कैसे जमा हो जाएगी? मैं नाम नहीं लेना चाहता न्यूज चैनल का,
लेकिन मैं कह दूं कि एक ही वक्त में आप 2 न्यूज चैनल लगा लें जी और एक ही खबर 2 अंदाज से बताई जाएगी। जैसे मैं कहूं, न्यूज चैनल पे एक आएगा, गिलास में पानी डाल दिया गया है, दूसरा कहेगा अभी अभी खबर मिली है, ब्रेकिंग न्यूज, गिलास आधा खाली। जी अब सुनने वालों को हम लोग अंदाज कर लेते हैं कि गिलास में पानी आधा है या आधा गिलास खाली है, कहने वाले का अंदाज ये भी हो सकता है। तो आप जैसी नजर होगी वैसा नजरिया होता है। नजरिया क्या है? जैसे मैं अपने भारत के तिरंगे को देखता हूं तो मुझे गर्व का एहसास होता है, मेरा झंडा, मेरे देश का झंडा। और पाकिस्तानी उस झंडे को देखता है तो उसके मन में क्या एहसास होता है? नजर तो वही है, लेकिन क्योंकि नजरिया है तो उसको लगता होगा ये झंडा वाले बैच लगा के आए थे, सर्जिकल स्ट्राइक करके चले गए, इनके जहाज आए थे, झंडा लगा था, हमें मार कर चले गए। तो झंडा अगर ऐसा है तो नजरिया है। जैसे आप कोई एक महिला है, उनको आप देखते हैं माँ के रूप में, कोई बहन के रूप में, किसी की वो पत्नी है, किसी की दोस्त है, तो देखने वाले का नजरिया है। जो बेटा माँ को देखता है, उसको लगता है मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। तो नजर देखने वालों का नजर है और उस हिसाब से उसका नजरिया बदलता है। इसलिए मैं मानता हूं कि दुष्प्रचार को हम सबको मिलकर रोकना है। हमारा मकसद ये नहीं है। मैंने 4 बजे की डिबेट नहीं ली मनीषा जी, मैंने आपको पहले कह दिया था कि जी मैं आपके जूम पे आऊंगा। शायद ये फेसबुक लाइव जो आप कर रही थी उससे वो कनेक्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, जरा देख लें। हाँ और जी तो मैंने आज 4 बजे की डिबेट छोड़ दी। मैंने पार्टी से कहा मैं 5 बजे मिलूंगा, 5 बजे के बाद। तो मकसद यही है और कि जो लोग कहीं पर जाते हैं, अपना अपना तरीका होता है। मैं कहीं मीटिंग में बैठता हूँ, जैसे मेरे पार्टी के अध्यक्ष जब मीटिंग करते हैं, रोज शामिल होता हूँ, उसमें मैं कुछ नहीं बोलता। और मैं जब जूम मीटिंग करता हूँ, हमारे क्षेत्र के लोग जब भागलपुर के आते हैं तो हर किसी को लगता है सर हम तो जुड़े थे, हमको तो मौका ही नहीं मिला। अरे मौका चाहिए तो आप डायरेक्ट फोन कर लीजिए, गप कर लेते हैं। ये सुनने के लिए भी लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग सोच है। तो हम जी लोग जब कभी जाते हैं, किसी माध्यम से कहीं भी जुड़ते हैं, तो जुड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हम बातें कह रहे हैं उस बातों का प्रभाव अच्छा हो। आजकल बहुत जमाना बदल गया है। जी लोग फिलिस्तीन की तस्वीर लेकर पाकिस्तान जो है वो चला जाता है यूएन के अंदर, और मलिया लोधी जाकर दिखा देती है कि देखिए कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। जी और बाद बिल्कुल में जब वो फैक्चुअल टेस्ट किया जाता है तो पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहे थे, फिर उनको जी एक्सपोज करते हैं। जी, अन्य सवाल पूछिए। जी एक एक छोटा सा सवाल है, सवाल तो बहुत सारे हैं। जिस नहीं, जो तरीके सवाल भी, जो लोग जूम पे जुड़े हैं, जी आपके कोई सवाल हो तो मनीषा जी के ये मैसेज बॉक्स में कर दीजिए, और मैसेज बॉक्स में जो लिखेंगे वही सवाल वो पूछेंगे, जी बिल्कुल मनीषा जी बिल्कुल पूछेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे मैसेज बॉक्स में है वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। पर उसके पहले क्योंकि मनीषा जी ने हमको बुलाया है और मैंने उनसे इजाजत ली, क्या कुछ लोग हमारे जुड़ जाएंगे। ये जो उंगली वाले हैं, एक बहुत उंगली दिखा रहे हैं, इनसे अनुरोध है आप अपनी उंगली दिख जाइए, एकदम एकलव का अंगूठा दिख रहा है, उसको रख दीजिए। आज उसको संभाल के रख लीजिए, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। नहीं देखिए, हम लोगों ने कई बार टेलीविजन डिबेट में नहीं जाने का तो हमारा सवाल नहीं है। देखिए, जो सियासत में उनको आंसरेबल होना पड़ेगा, जी जवाब देना होगा, आपको जवाब से भागना नहीं होगा। और जी जवाब जब दिया जाता है, अरे भाई जो ये अंगूठा दिखा रहे हैं इनका नाम क्या है, जरा गैलेक्सी 17 आप ये नीचे कर लीजिए, मुझे डिस्टर्ब होता है ना। आपको मैंने जब एक बार गुजारिश कर ली तो मान लीजिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए। ये बात को मानिए ना। ये हमारे, ये 2 लोग एक साथ जुड़े हैं, वो शायद हमारे ही लोग हैं, तो सर कोई उनसे जो बात नहीं, गुजारिश। आप बहुत चाहते हैं इसलिए हर जगह आपका तवज्जो चाहते हैं, कह नहीं रहे नहीं, हैं। मैंने कहा कि जब एक बार बातचीत हो गई है ना, जी उसको फॉलो करना चाहिए। जी, जी तो वो, क्योंकि मैं स्क्रीन पर सबको देख रहा हूँ, और जी देखते हुए मेरा भी, जैसे क्रिकेटर जब बॉल आती है तो सामने स्क्रीन लगी होती है,
और स्क्रीन में अगर कोई सामने से गुजर जाए तो बल्लेबाज कहता है कि एम्पायर को कहता है कि जरा ये इसको स्क्रीन ठीक कराइए, ये खिलाड़ी गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि जब एक बार रिक्वेस्ट किया तो उसको मान लेना चाहिए और नहीं तो अपने को हटा लेना चाहिए। जी जी, तो डिबेट्स इस तरह के होते हैं जी उसमें जी, क्या सवाल किया आपने, मेरा ध्यान बट गया था। अच्छा, बस अगला सवाल है, लॉकडाउन की सफलता जैसे आपने अभी बताया था, तो लॉकडाउन की सफलता के बावजूद भी कोरोना के मरीजों की तादाद दिन दूनी रात चौगुनी क्यों हो रही है? क्या एक और लॉकडाउन आप करने वाले हैं या आगे आपका क्या प्लान है? नहीं, ये देखिए, लॉकडाउन का मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कह दिया था कि जो शुरू से जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो वो परिस्थिति अलग थी। अगर हम सही समय पर लॉकडाउन न करते तो ये दिक्कत आती और वो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि लॉकडाउन किया इसलिए 3 दिन के अंदर में ये जो पहले 3 दिन में डबल हो रहे थे, अब एवरेज 13 दिन का हो गया है। तो ये लॉकडाउन बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने लॉकडाउन किया। और अभी भी जरूरत है। ये कोरोना वायरस की लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ सकती। कोरोना वायरस की लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा और मिलकर लड़ने के लिए हमें इसमें पूरी चिंता करनी पड़ेगी। हम जितना सरकार ने नियम बना दिए उस नियम को आपको फॉलो तो करना ही होगा, और जितना हम फॉलो करेंगे, कोरोना से हमें बचना है। कोरोना से बचाने के लिए आपको ये कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ भी बिहार में बड़ी तादाद में अभी लोग गए हैं, और बड़ी तादाद में जो लोग गए हैं उनको अभी जो प्रवासी गए हैं, हमारे यहाँ भागलपुर में ही करीब 100 के करीब संख्या पहुंचने वाली है। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का, अपने हाथ को बार बार धोते रहने का, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, एक सवाल है सर, नीलेश जैन पूछ रहे हैं, आपकी सरकार उन लोगों के लिए क्या कर रही है जो ऐसी कंपनी में कार्यरत हैं जो एनसीएलटी में हैं और जिन्हें पिछले 7 माह से सैलरी नहीं मिली है? वो मध्यम वर्ग के गरीब लोगों से ज्यादा परेशान है, मध्यम वर्ग के लोग। नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल है जैन साहब। मैंने आपको देख भी लिया है और आपका सवाल भी आ गया है। मैं मानता हूं कि जो ऐसी कंपनी है जो एनसीएलटी में चली गई, उन सब कंपनी को के अंदर जो ऐसे तो जो मजदूर हैं उसकी चिंता सब कर रहा है, लेकिन जो कंपनी में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनकी कंपनी चली गई, और कई जगह तो कंपनी के लोगों को बहाना भी मिल गया है, सरकार ने उस पर कहा है कि जो ऐसी कंपनी है उनकी भी चिंता हम लोग करने वाले हैं और उनको भी कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि वो प्रोसेस में हैं। और प्रोसेस में जाने के बाद अभी वो कंपनी चली तो गई एनसीएलटी में एक मालिक से दूसरे मालिक के पास, लेकिन वो प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, और उसके वजह से जो दिक्कत है, जिनके पास वो कंपनी गई है उसको उसकी पूरी चिंता करनी चाहिए, और ये ध्यान में मैं फाइनेंस मिनिस्टर के लाऊंगा। जी, एक और सवाल है हमारा महिमा की तरफ से कि ये कॉमन सिविल कोड कहाँ चला गया, उसके लिए फिर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? देखिए, जो कॉमन सिविल कोड की जब तक बात थी कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ऐसे तो हमारी सरकार से बहुत सारी लोगों को उम्मीद थी। ये देखिए, जी न्यूज अभी से मुझे फोन कर रहा है स्काइप पे, और मैं उसको काट दे रहा हूँ, और मैं उनसे जो मेरे पीए जुड़े हैं उनको मैं कहता हूँ कि जरा जी न्यूज को कह दीजिए कि मैं 55 पे ही जुड़ूंगा उनसे, 50 पे। अभी 5 मिनट और मनीषा जी आपसे बात कर लूंगा, तो जी फिर से सवाल कर दो। एक और सवाल है, ये जो नहीं, हमसे मेरे साथ बने रहने के लिए एक अच्छा माध्यम है, इसमें 2 वे कांटेक्ट है कि मैं भी उनको देख ले रहा हूँ, और मेरा देखना जो है, मैं आपको देख रहा हूँ, सबको नजर पे आप हमें दिख रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। रहमान साहब दिख रहे हैं, केस दुग्गल साहब दिख रहे हैं, और बहुत से इसमें हमारे जैन साहब को देखा, अरविंद जी को देखा, हमने विजय जी को देखा, हमने भदौरिया जी को देख लिया, बहुत से लोगों को, आनंद जी को देखा, ममता जी को देख लिया, और कुछ लोग मोबाइल के नाम से जुड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत से लोगों को
कौशल जी को देख लिया, हमने त्रिभुवन जी को देख लिया, अक्षय जी, मोदी जी बीच में चले गए तो उनको देख लिया। तो मैंने तो बहुत से लोगों को देख लिया है, और जो हमें नहीं देख पा रहे हैं वो अभी जी न्यूज लगा लेंगे तो मुझे देख लेंगे, तो दोनों का बराबर गौरव जी को देख लिया। तो ऐसे बहुत से नाम आपको तो भाई देखते ही रहते हैं। एक सवाल तो, है स्मिकेत जी का जी कि जी जो जी नए लोग आना चाहते हैं उनको एक बार थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि ऐसा जनता में है कि पॉलिटिक्स आज के जमाने में बहुत कम लोगों के लिए सेवा बची है और बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस हो गया। साहब, अभी बहुत ज्यादा लोगों के लिए सेवा है, बदल गया है, ये अच्छा। देश बदल रहा है। जो लोग, अब जमाना नहीं है, अब स्कैम करके कोई राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकता। ये दिक्कत लोगों को आने वाली है। तो जो सेवा करेगा वही देश पर, वो कह रहे हैं ना, जो राष्ट्रहित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये देखिए जी न्यूज वालों का फोन, वो कह रहे हैं आप मनीषा जी के इससे निकल कर आइए हमारे इसमें। तो मैं कह रहा हूं कि मिलकर काम करना है, बुरे लोगों को अलग करना है, अच्छे लोगों को सरवाइव करने देना है, सबको मिलकर इस देश की सेवा करनी है। ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, और देश को भ्रष्टाचार मुक्त हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। हम सबको इकट्ठे होके भ्रष्ट नेताओं को अलग करना है और समाज में अच्छे लोगों को आगे लेकर आना है। अब थोड़ा इजाजत दे दें मनीषा जी। एक सवाल और है, क्योंकि देखिए जी न्यूज पे तो आप हर दूसरे दिन होते हैं। नहीं, वो टाइम पे जाना होगा, क्योंकि नहीं जाएंगे तो दूसरी पार्टी का आदमी कहेगा देखिए बीजेपी नहीं आई। बहुत अच्छी चर्चा रही है। मेरे बहुत से मित्र जो कल ईद की मुबारकबाद मुझे दे रहे थे, मैं फोन नहीं उठा पाया, उन सबको फिर से ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ, और मैं फिर जुड़ जाऊंगा मनीषा जी आपको। देखिए ये जी न्यूज है। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैं समझती हूँ कि जी आपके बहुत बहुत कमिटमेंट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक जो आखिरी लोग 2 जुड़े हैं। लाइनें कहना चाहूंगी कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। तो आखिरी 2 लाइनें अगर आप भी कुछ कह दें तो हम इस कार्यक्रम को फिर समाप्त करते हैं। मुझे आपसे इजाजत चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मनीषा जी। जो लोग जुड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।